Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. Welcome to the session. Here we are going to talk about how to identify the main idea and primary purpose and what is the difference between these two terms. Also, how by knowing main idea and primary purpose, you can get in good control of the passage, which will eventually help you solve the other questions as well in an effective fashion. Let's get started. My name is Juhi Narula. So this is the second lecture. The first lecture we have already covered how to read a GMAT RC passage. This lecture will give you good understanding as to how to remain focused while you are dealing with the comprehension and how not to get overwhelmed every time you encounter a new word or a term. So you have to be very composed while you are dealing with the passage. And how do you develop that composure? Lecture number 1 is actually all about that detailed discussion. So in case you have missed it, please go to the channel and do make it a point to complete this particular video. Now here we are going to talk about the main idea and author's purpose. So what is the main idea? Main idea is what is the discussion all about? Primary purpose is why the author has written the entire passage. तो जो 70% आरसी के एरर्स होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम मेन पॉइंट को मिस कर जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट से ड्रिवन है ही ना। आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपको पैसेज का सार नहीं पता, व्हाट्स हैपनिंग इन द डिस्कशन यू डू नॉट अंडरस्टैंड, यू डू नॉट डिकोड द रीजन बिहाइंड राइटिंग द पैसेज, तो आप पैसेज को जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर आप उस पे बेस्ड क्वेश्चन सही से कर नहीं पाएंगे, राइट। तो यही कारण है कि कोई भी ट्रेनर जब आपको पैसेजेस सॉल्व करना सिखाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्फेसिस रहता है कि आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग पता चल जाए, आपको ये पता चल जाए कि व्हाट इज द इंटेंट बिहाइंड राइटिंग दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, ऑथर क्या क्लेम एस्टैब्लिश करना चाहता है, क्योंकि इवेंचुअली एक ऑब्जेक्टिव के साथ लिखा जा रहा है। एक बार आपने वो ऑब्जेक्टिव पकड़ लिया तो पैसेज के बाकी सारे आइडियाज को कनेक्ट करने में आपको ईज रहती है, राइट। इट डज नॉट ट्रबल यू मच. So let's take the discussion forward and try to understand the details here. Now सबसे पहले you need to understand the difference between topic and main idea. Topic बहुत broad है, right? जब हम purposes की बात करते हैं तो usually इन 4 purposes के around आपके GMAT के passages driven रहते हैं। ऑथर आपको कोई थ्योरी को एक्सप्लेन करवाना चाह रहा हो सकता है किसी पैसेज में कोई आर्ग्यूमेंट ड्रिवन हो, या सिंपली कोई पर्टिकुलर साइंटिफिक रिसर्च का, फिलॉसफी का, पॉलिसी का क्रिटिक हो, या कंपेयर कर रहा हो। और आपको ये भी समझना है कि कैसे इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस क्रिएट होते हैं, जो या तो आउट ऑफ स्कोप चले जाते हैं, या फिर पार्शली इनकरेक्ट होते हैं, या अनस्टेटेड इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं, अंडरस्टेटेड होते हैं, ओवरस्टेटेड होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं देन द क्लेम मेड बाय द ऑथर, या हेजी कंपैरिजंस करते हैं जो पैसेज में तो नहीं होते बट चॉइसेस में आके आपको ट्रिक कर जाते हैं। नाउ if I know why the passage exists, most options eliminate themselves. So this should be your go-to line, right? This should be your mantra to crack the RCs in GMAT. That you need to identify why the passage exists. एक बार आपको why समझ में आ गया ना, और आपको ये समझ में आ गया कि why समझना जरूरी है, right? So आपको टोटल कंट्रोल आ जाएगा और आपके लिए पैसेज को डिकोड करना आसान हो जाएगा। सो टॉपिक लाइक आई टोल्ड यू इज वेरी ब्रॉड, यू आर जस्ट गिविंग द हेडिंग। मेन आइडिया इज ऑथर्स क्लेम अबाउट द टॉपिक। सो जीमैट में कभी भी सिर्फ टॉपिक ड्रिवन क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आपसे पूछेंगे या तो मेन आइडिया पूछेंगे या प्राइमरी पर्पस पूछेंगे, राइट। सो मेन आइडिया को अगर मैं आप सिंपली एक सेंटेंस में डिफाइन करने की कोशिश करूं, सो हु इज सेइंग व्हाट अबाउट विच इशू एंड व्हाई। सो व्हाई में हम कहीं ना कहीं प्राइमरी पर्पस को भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। पर्पस ऑफ राइटिंग भी अगर आप पढ़ ही पाते हैं, पकड़ ही पाते हैं, तो आपकी ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाती है। अगर आप इन क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं कर पा रहे, मतलब आपको मेन आइडिया समझ में नहीं आया, और अगर आपको मेन आइडिया नहीं समझ में आया तो आपसे पैसेज सॉल्व नहीं होगा। नाउ कहाँ पे मिल सकता है आपको मेन आइडिया? एंड ऑफ द पैराग्राफ 1, if there are short passages, end of the passage, this is very common। तो लास्ट फ्यू लाइंस और इनिशियल फ्यू लाइंस तो आप समझदारी से धैर्य के साथ पढ़े ही पढ़िए। और देन द आइडिया इज समवेयर रिपीटेड अक्रॉस द पैराग्राफ्स, क्योंकि एक कॉमन थ्रेड
फ्लो कर रहा है इन द एंटायर डिस्कशन, वही मेन आइडिया है। तो कहीं ना कहीं बाकी सारे आइडियाज को इंटरकनेक्ट, इंटर एसोसिएट, इंटर रिलेट मेन आइडिया ही करता है। तो ये ऐसे किसी रैंडम सी लाइन में आपको हिडन नहीं मिलता, राइट? बहुत डायरेक्टली आप पकड़ पाएंगे मेन आइडिया को अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो। अब जैसे सपोज ये एक पैसेज हम पढ़ के देखते हैं। फॉर डेकेड हिस्टोरियंस बिलीव दैट द कोलैप्स ऑफ द मायन सिविलाइजेशन वाज प्राइमरीली कॉज्ड बाय फॉरेन इन्वेजन्स। तो एक एग्जिस्टिंग व्यू था जो हिस्टोरियंस का था। ये एक्सप्लेनेशन डोमिनेटेड एकेडमिक डिस्कोर्स थ्रू आउट मच ऑफ द 20th सेंचुरी। तो हिस्टोरियंस का क्या पीओवी था उसको यहाँ पर मेंशन किया गया। However, तो ट्रांजिशन को ऑब्जर्व करेंगे। रीसेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट प्रोलॉन्ग ड्राउट्स। तो अब आर्कियोलॉजिस्ट का क्या पीओवी था, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या सजेस्ट करता है कि प्रोलॉन्ग ड्राउट्स था और इंटरनल रिसोर्स मिसमैनेजमेंट था। तो यहाँ पर तो दूसरे रीजंस इमर्ज करके आए। हिस्टोरियंस के हिसाब से तो क्यों मायन कोलैप्स हुआ, क्योंकि देयर वर फॉरेन इन्वेजन्स, राइट? अब हमारे पास एक दूसरा पीओवी इमर्ज करके आता है। वो कहते हैं कि भाई इसलिए हुआ क्योंकि ड्राउट्स थे और जो इंटरनल मिसमैनेजमेंट था। तो ये जो फाइंडिंग्स आई हैं, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पे आई हैं, जो वो क्या करती हैं, वो अर्ली इन्वेजन बेस्ड थ्योरीज के आइडिया को चैलेंज करती हैं। अब यहाँ पर कॉन्सिक्वेंटली आ गया, तो यहीं पे हमें समझ में आ जाता है कि क्या इंटेंट है। Many scholars now argue for a more nuanced understanding of Mayan collapse that incorporates environmental and societal factors. So both the factors should be incorporated and जो भी thought process था, जो reason हम determine करने की कोशिश कर रहे हैं, उस thought process को एक revision चाहिए। तो पैरा 1 ओल्ड बिलीफ की बात करता है, पैरा 2 नए एविडेंस की बात करता है और पैरा 3 कहता है रिवाइज्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो मेन आइडिया लिव्स इन द थर्ड पैराग्राफ, right? Now let's further take a look at the question. The primary purpose of the passage is to describe ancient Mayan agricultural practices. ये तो clearly out of scope है, इसके बारे में तो बात ही नहीं करी गई, तो ये irrelevant हो गया, right? This is out of scope. क्या intent? Why the author is writing the passage? To tell you कि agricultural practices कैसे collapse करी? Does not make sense. Argue that invasions were irrelevant to Mayan history. Again, this is an extreme statement. Highlight new research that revises an earlier historical explanation. We can keep it. Criticize 20th century historians. Criticize नहीं कर रहा, right? देखिए, critical will be टू स्ट्रॉन्ग। तो यही हम समझते हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप ये देखिए कि ऑथर की टोन से स्ट्रॉन्गर टोन नहीं हो सकती। ऑथर के क्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्लेम करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। प्रपोज अ सिंगल कॉज, वो इसी के तो अगेंस्ट है। उसने तो पैराग्राफ के लास्ट में बहुत क्लियरली बोला कि वी शुड बी एबल टू नाउ आइडेंटिफाई दैट व्हाट आर द इन्वायरमेंटल एंड सोसाइटल फैक्टर्स। हम दोनों को ही अमेलगमेट करके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, मोर नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं टू नो द रीजंस बिहाइंड मायन कोलैप्स। तो सिंगल आइडिया कैसे ही प्रोपोगेट हो रहा है, राइट? सो इवन आर ई चॉइस कैन बी एलिमिनेटेड। सो C is the right answer. As I was explaining it to you, passage shows shift in scholarly thinking. So the tone is balanced. It is not an extreme tone. B and E तो extreme दिखा ही आपको. D is too negative. Like I was telling you, कि criticize नहीं कर रहा कहीं भी, और A irrelevant है, out of scope है. So every time you are eliminating the incorrect answer choices, you should know the rationale that why are we eliminating this particular option. And every time we are able to figure out the reasoning behind incorrect answer choices, you are making your game stronger. Now let's take a look at the next question. So this question that we did was primary purpose. Now main idea similar है, same नहीं है, right? अगर आप ये options देखोगे कि main idea what है, primary purpose why है. So the Mayan civilization collapsed due to invasions. Environmental factors alone caused the collapse. Earlier theories ignored archaeological evidence. Recent evidence suggests revising traditional explanation of the Mayan collapse. Archaeology is more reliable than historical records. So this is hazy comparison, right? तो ये आपको अगर हो सकता है मैंने पहली क्लास में बताया हो, नहीं बताया तो अपकमिंग सेशंस में बताऊंगी, और अगर बताया तो एक बार क्विक रिवीजन फिर भी कर लेते हैं। हम ना पुश से अपनी इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे P क्या है, वी एलिमिनेट द आंसर्स विच आर पार्शियली करेक्ट, राइट? कि 70% आंसर चॉइस करेक्ट है, एक या दो वर्ड्स की वजह से पूरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो द
U stands for unstated information. So what do we mean by unstated information? Unstated information का मतलब कि जो इंफॉर्मेशन पैसेज में नहीं है, नो मैटर हाउ करेक्ट इट इज, इट कैन नॉट फंक्शन एज द राइट आंसर. इसलिए हम क्या कहते हैं, एविडेंस बेस्ड रीजनिंग या एविडेंस बेस्ड रीडिंग. आप कुछ भी कहिए, इसका मतलब द आंसर हैज टू बी, शुड बी वैलिडेटेड फ्रॉम द टेक्स्ट. एस का क्या मतलब? एस का मतलब कि ऑथर के क्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्लेम करेक्ट आंसर नहीं हो सकता. सो इसका ध्यान रखिएगा. इनफैक्ट ये जहां भी आप क्विक नोट्स बना रहे हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, वहां पे एक पॉइंट हाईलाइट कर दीजिएगा that any answer choice which presents a claim that is stronger than the claim made by the author cannot function as the right answer, right? तो जहां भी हमें words मिलते हैं, all, always, none, only, must, never, I will write these down. All, always, none, only, must, never. You should be always suspicious about these words. It's a high possibility that these are trap answer choices. And usually what happens is कि students identify नहीं कर पाते इस तरह के traps को, और फिर फंस जाते हैं और incorrect answers mark करके आ जाते हैं. There are other tools also which we'll be gradually exploring and discovering. But to begin with, क्योंकि अब आपने orientation attend कर लिया है, mapping करना सीख लिया है, main idea primary purpose के concept को समझ रहे हैं, तो ये टूल्स अपने सामने हैंडी रखिए और जितना हो सके एक्सेसिवली प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन पे डिपेंडेंट रहिए. आपको सिलेक्ट नहीं करना, आपको आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करना है, राइट? और एच का मतलब क्या होता है? हेजी कंपैरिजन. वही मैं आपको ई चॉइस में दिखाने की कोशिश भी कर रही थी कि अगर आपको कहीं कंपैरेटिव टर्म दिखती है तो देखिए कि एक्चुअली कंपैरिजन हुआ है या आपको ट्रिक करने के लिए आंसर चॉइस को प्रेजेंट किया गया है. जैसे आर्कियोलॉजी इज मोर रिलायबल देन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, तो ऐसा पैराग्राफ में आर्कियोलॉजी और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की रिलायबिलिटी के बीच में कंपैरिजन किया नहीं गया था. पर क्योंकि हम इतने ओवरवेल्म्ड होते हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं या टाइम का प्रेशर होता है, तो इस तरीके के हम कंपैरेटिव ट्रैप्स में फंस जाते हैं. तो जब भी आपको कंपैरेटिव टर्म दिख रही है, देखिए कि एक्चुअली क्या कंपैरिजन हुआ या सिर्फ आपको परेशान किया गया. सो ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर ही लिया था. डी इज द राइट आंसर. चलिए अब एक बार हम कॉमन जी मैट के पर्पसेस को पढ़ लेते हैं. तो अब जितने भी आरसी सॉल्व करें, देखिए ये ऐसा नहीं है कि सेम ए बी सी डी ई ऐसे ही वर्ड्स आपको ऑप्शंस में देखेंगे, बट इन्हीं आइडियाज को पैराफ्रेज करके डिटेल तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाएगा इन ऑप्शंस. तो आपको केयरफुली ऑब्जर्व करते रहना है. जितना अच्छे से आप फैब्रिक समझने की कोशिश करेंगे कि जी मैट के पैसेजेस कैसे क्यूरेट होते हैं, ओवरऑल इंटेंट ऑफ राइटिंग क्या रहता है, कौन से पर्पसेस ड्राइव करते हैं आपके पैसेजेस को, उतना ही आप अच्छे तरीके से कम पैसेजेस में एक्यूरेसी गेन कर पाएंगे और जल्दी एग्जाम रेडी हो जाएंगे, राइट? तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड दैट्स रियली एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. जितना हम क्विकली राइट टाइम पे अपनी प्रेपरेशन कंप्लीट करेंगे, उतना जल्दी हम टेस्ट दे पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे, और उतने जल्दी हमारे लिए प्रेपरेशन फॉर द अदर प्रोसेस, राइट, जहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, कॉलेज की शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, SOPs लिखनी है, राइट, वो सब आपके लिए पूरा प्रोसेस के लिए सिग्निफिकेंटली टाइम बच जाता है. पर कई बार बच्चे क्योंकि बेसिक्स पे ही क्लियर नहीं होते, फाउंडेशन पे काम कर नहीं रहे होते, तो वो अननेसेसरीली स्ट्रगल करते रहते हैं, पेपर उनका डिले होता जाता है और फिर एंड में पेपर भी देना है और बाकी सब एस्पेक्ट्स पे भी काम करना है, विच मेक्स द ओवरऑल प्रोसेस वेरी कम्बरसम, ओवरवेलमिंग, और कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस भी हैम्पर होती ही है, राइट? चलिए एक बार पर्पसेस देखते हैं बिफोर वी वाइंड अप. तो जैसा मैंने आपको कहा था, मेन आइडिया इज व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट. तो पर्पस क्या है? व्हाई द ऑथर इज रिटन द एंटायर पैसेज. ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग क्या था, फंक्शन क्या कर रहा है पूरा का पैराग्राफ, क्लेम क्या एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं. सो एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट. हो सकता है कि एक सिंपली एक फिजन फ्यूजन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, कोई फिलोसफी को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, कोई बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, जहाँ पे टोन डिस्कशन की न्यूट्रल रहेगी. चैलेंज एंड एग्जिस्टिंग व्यू. जैसे कई बार आपने प्रीवियस पैसेज में भी देखा है कि एक एग्जिस्टिंग POV दे दिया और फिर एक दूसरे POV को प्रेजेंट किया गया जो एग्जिस्टिंग POV को चैलेंज कर रहा है. ये बड़ा कॉमनली प्रेजेंट पर्पस रहता है जी मैट में.
उसके बाद दो डिफरेंट थ्योरीज को कंपेयर किया, उनके बीच के डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। हो सकता है कि ये बताया जाए कि एक थ्योरी कैसे पुरानी थ्योरी की शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम कर रही है। देयर कुड बी मल्टीपल एस्पेक्ट्स हियर एज वेल। कई बार सिर्फ एक थ्योरी को वैलिडेट करने के लिए एविडेंस प्रेजेंट किया जाता है कि भाई एक आइडिया प्रोपोगेट हुआ था, उसके बाद रिसर्च हुई, रिसर्च के ये आउटकम्स हैं जो वैलिडेट करते हैं एक क्लेम जो इस्टेब्लिश था। वो साइंस के फील्ड में हो सकता है, हिस्ट्री के फील्ड में हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में हो सकता है। या एडवोकेट कॉशियस रिविजन, यानी कि आपको कह दें कि देखिए ये एक पर्टिकुलर थ्योरी है, इसमें ये तो 4 इसके प्रोज हैं, 5 कॉन्स हैं। अगर हम इफेक्टिवली इस पर्टिकुलर थ्योरी को रिवाइज कर लेंगे तो हम इन अ वे जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर पाएंगे, राइट? तो जभी भी आप अब आरसी के पैसेजेस को सॉल्व करें, एक सिंपल तरीके से व्हाट और व्हाई को आंसर करने की कोशिश करें। उससे आप ज़्यादा कंट्रोल्ड फील करेंगे, आपको पैसेज ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और जितना इफेक्टिवली आपको पैसेज समझ में आएगा उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो आई होप यू फाउंड दिस सेशन यूजफुल। कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट। ऑल द बेस्ट।